हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि मोशन इन अ प्लेन यानी एक समतल सतह पर गति क्या होती है। तो हमने ये जाना था कि जो आपका पिछला चैप्टर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मोशन है, गति है, वो एक सीधी रेखा में किस प्रकार से है। यहाँ पे जब हम प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन का अर्थ है हम एक एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, या एक जो है इस तरीके से हम मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें जो गति है वो 2 डायमेंशंस में हो रही है, ठीक है, जैसे कि एक्स और वाई, ठीक है। इस तरीके से हमने ये जाना था। इसके बाद हमने वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है ये जाना था। तो हमने ये देखा था कि स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां वह राशियां होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। यानी अगर आपको अदिश राशियों में परिवर्तन लाना है तो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड को चेंज करना होगा, डायरेक्शन यानी दिशा में परिवर्तन नहीं लाना होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की यानी सदिश राशियों की, तो सदिश राशि का अर्थ है वह राशियां जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, यानी परिमाण भी होती है और दिशा भी। और अगर आपको इनमें परिवर्तन लाना है तो आपको परिमाण, दिशा या दोनों में परिवर्तन लाना हो, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण है जैसे कि वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, वेग हो गया, आपका विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है, बल हो गया। तो ये इसके कुछ उदाहरण है। के बाद हमने वेक्टर यानी सदिशों की विशेषताएं जानी थी कि जो सदिश होते हैं इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। इनको आप नॉर्मली जो आपके एल्जेब्रिक सम है या जो नॉर्मल आप प्लस माइनस करते हैं उस तरीके से आप इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने ये देखा था कि जो आपके वेक्टर होते हैं यानी जो सदिश होते हैं उनको आप एक बोल्ड लेटर से दर्शाते हैं, जैसे ए हो गया, पी हो गया, बी हो गया, इनसे आप इसे दर्शाते हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर आप इस तरीके से जो है एरो बनाते हैं। तो ये जो है आपको ये दर्शाता है कि ये जो सारी क्वांटिटीज है वो क्या है, वेक्टर्स, जैसे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर बी, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, हम जो है इसकी जो है कुछ हमने इसकी जो है हमने देखा था कि आप इसको किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करें ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर को आप लिखते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, वेक्टर को लिखते हैं। अब यहाँ पे ए जो है उसे ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के इस तरीके से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे जो ए एक्स, ए वाई और ए जेड है ये बेसिकली यह दिखा रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष पे ए का मान कितना, ठीक है। ए एक्स, ए वाई, ए जेड इस चीज को दिखाता है। वही हम आई जे के की बात करें तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। बेसिकली ये क्या दर्शाते हैं, डायरेक्शन यानी दिशा। आई जो है आपका जो है वैल्यू को एक्स एक्सेस की ओर दिखाता है, ठीक है। जे वाई और के जेड एक्सेस की ओर। इतना हमने समझा था। इसके साथ साथ हमने ये जाना था कि अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, परिमाण। किसी भी वेक्टर का अगर आपको परिमाण लिखना है या उसे दर्शाना है तो या तो आप सिंपल ए से दर्शाते हैं या आप इसे इस तरीके से लिखते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। और बेसिकली जब हम मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर की बात करते हैं तो जो मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर होता है यानी किसी वेक्टर का जो मॉड्यूलस होता है वो वेक्टर के परिमाण को दर्शाता है। ये किसे दर्शाता है, वेक्टर के परिमाण को, ठीक है, यानी सदिश के परिमाण को, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है।
तो ए जो कि बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये क्या करता है, ये आपको सदिश के परिमाण को दर्शाता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दर्शा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास जो वेक्टर है आपको कुछ इस तरीके से दिया है। ठीक है, आपके पास ये वेक्टर दिया है। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर है a बराबर axi प्लस ayz प्लस az की। ठीक है, ये आपका वेक्टर है। आपसे कहा है कि आपको इसका परिमाण बताना है, इसका मैग्नीट्यूड बताना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं या a लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। यानी आपको कोई वेक्टर दिया है, ठीक है, कोई भी सदिश दिया है, उसकी वैल्यू एक्स वाई और जेड एक्सिस में दी है, और आपसे ये कहा गया है कि आपको इसका जो है परिमाण बताना है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे, अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप इस जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किस तरीके से आप निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर पी। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू दी गई है 3i प्लस 4j प्लस 6k। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा या इसका मॉड्यूलस कितना होगा। तो आप इसमें इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा, या आप कह सकते हैं मॉड्यूलस, या जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो आप कुछ इस तरीके से निकालेंगे, अंडर द रूट ए एक्स कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ए वाई कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ए जेड कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का, आप इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ गया √61। तो जो आपका वेक्टर p है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, √61। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई भी वेक्टर दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला है, यानी उसका परिमाण निकाला है, कितना आया है, अंडर द रूट 60। तो इसी तरीके से आपके पास इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो आप इसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकाल, आप इसको नोट करें। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की ओर, यानी हम अब बात करेंगे वेक्टर के यानी सदिशों के प्रकार। तो सबसे पहला हमारा प्रकार है यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिसे आप इकाई वेक्टर या इकाई सदिश भी कहते हैं। अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर बेसिकली एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण 1 होता है। इसको नॉर्मली हम कैप के जरिए दर्शाते हैं। कैप के जरिए किस तरीके से दर्शाते हैं, मान लीजिए आपका जो वेक्टर है वो है आपका ए। ये क्या है, वेक्टर ए। अभी हमने बात करी किस तरीके से आप वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, वेक्टर लिखेंगे ए, उसके ऊपर आप इस तरीके से एरो बना देंगे, तो ये आपका वेक्टर ए हो गया। अब ये बेसिकली क्या है, वेक्टर ए क्या दर्शाता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों को दर्शाता है। वेक्टर ए को आप लिख सकते हैं ए क्या। अब सिंपली जब आप ए लिखते हैं तो आप ये जानते हैं कि ए का अर्थ क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए, यानी ये किसे दर्शा रहा है, परिमाण को, मैग्नीट्यूड को। और जो यहाँ पे ए कैप होती है ये डायरेक्शन को दर्शाती है। बेसिकली यहाँ पे जो ए कैप है ये आपका एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का अर्थ है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, पर इसकी क्या है, कुछ डायरेक्शन है।
अब हमने क्या कहा कि जो वेक्टर ए है वो बराबर होता है ए कैप के, या मॉड ऑफ ए कैप के, ठीक है, मॉड ऑफ ए कैप के। अब ये तो आप जानते हैं कि ये किसको दर्शा रहा है, परिमाण को, सिर्फ और सिर्फ परिमाण को, ठीक है। जो ए है या मॉड्यूलस ऑफ ए है, ये सिर्फ आपके परिमाण को यानी मैग्नीट्यूड को ही दर्शाता है, ठीक है, यानी ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शाता है। अगर हम सिंपली लिखे वेक्टर ए बराबर ए, या हम लिखें वेक्टर ए बराबर, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ ए, ये लिख देते हैं, तो ये आपका गलत होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि ए और मॉड्यूलस ऑफ ए जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, यानी परिमाण को दर्शाता है, ठीक है, इसमें सिर्फ परिमाण है। लेकिन जब हम वेक्टर ए की बात करते हैं तो वेक्टर ए परिमाण तथा दिशा दोनों को दर्शाती है, ठीक है, तो ये गलत होगा। आपको मैग्नीट्यूड, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड दर्शाता है, इसमें कोई दिशा को नहीं दर्शाया जा रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए कैप लिखेंगे, तो जो ए कैप होता है यहाँ पे वो क्या दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ए कैप का वो 1 है, ठीक है। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या है, बेसिकली यूनिट वेक्टर वह वेक्टर है जिसका परिमाण 1 होता है, यानी 1 होता है, और उसकी एक दिशा होती है जो कि वास्तव में वेक्टर की दिशा। यानी जब हम बात कर रहे हैं वेक्टर ए बराबर मॉड्यूलस ऑफ ए कैप, या वेक्टर ए बराबर ए कैप की, तो इसका अर्थ यह है कि जो ये आपका वेक्टर है वो आप ये जानते हैं परिमाण और दिशा दोनों इसमें होती है। तो यहाँ पे जो आपका यूनिट वेक्टर है जो कि ए कैप है, इसकी दिशा वही होती है जो इस वेक्टर की दिशा है, ठीक है, जो वेक्टर ए की दिशा है वही दिशा ए कैप की होती है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या है, यूनिट वेक्टर जो है वो बेसिकली अगर हम बात करें इसकी जो वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है, और ये जो है किसी एक पर्टिकुलर दिशा में जो है डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। और आप हमेशा जो वेक्टर है वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर ए बराबर ए कैप, या वेक्टर ए बराबर मॉड्यूलस ऑफ ए कैप, और यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ ए या ए है वो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को दर्शाता है, वही ए कैप जो है इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो ये किससे दर्शाता है, मेनली दिशा को दर्शाता है, और दिशा वही होती है जो वेक्टर ए की है। A unit vector is a vector of unit magnitude and points in a particular direction. अब अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, इकाई सदिश की बात करें, तो इकाई सदिश क्या है कि एक प्रकार का वेक्टर है, एक प्रकार का सदिश है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, यानी 1 होता है, इकाई होता है, 1 होता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर दिशा की ओर जो है डायरेक्शन जो है इंगित करता है, या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर दर्शा। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ओनली, ये सिर्फ दिशा को ही दर्शाता है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि आपका जो ए कैप है ये डायरेक्शन यानी दिशा को दर्शाता है। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप ओवर द क्वांटिटी। अब यूनिट वेक्टर को हम कैसे दर्शाते हैं, जो हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या है, ए है, सिंपल आप ए लिखते हैं, उसके ऊपर अगर हम कैप लगा दे तो ये किसे दर्शा रहा है, आपका यूनिट वेक्टर को, ठीक है, इकाई सदिश को। एक इकाई वेक्टर या इकाई सदिश इकाई परिमाण का एक वेक्टर है और एक विशेष दिशा में इंगित करता है। इसका प्रयोग केवल दिशा बताने के लिए किया जाता है। इकाई वेक्टर को मात्रा के ऊपर एक टोपी लगाकर दर्शाया जाता है, ठीक है। तो जो आपका इकाई वेक्टर है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि आप किस तरीके से जो वेक्टर ए है उसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ शो करते हैं, यानी जो आपका वेक्टर है ये बराबर होता है ए कैप। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें
ए कैप बताना है कि ए कैप कितना होगा, तो आप कैसे लिखते हैं, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन ए या मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए या ए। तो इस तरीके से हम ए कैप की वैल्यू यानी जो आपका यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इस तरीके से आप निकालेंगे इसे, आप इसको नोट करें। अभी हमने यूनिट वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट समझा, उसके बेस में हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 3i माइनस 5j प्लस 2k, ठीक है। आपको एक वेक्टर दिया गया है जिसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है, आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू निकालनी है, यानी ए कैप निकालना है। वेक्टर ए दिया गया है, ए कैप आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो वेक्टर ए होगा ये बराबर होगा मॉड्यूलस ऑफ ए, लिख सकते हैं, चाहे आप सिंपल ए लिखें, ए कैप के। अगर आपको ए कैप की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ए अपॉन ए या मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है। चाहे आप ये लिखें चाहे आप सिंपली ए लिखें, सेम हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात है। अब यहाँ पे आपको ए कैप निकाल, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ए है, ठीक है, वेक्टर ए है, आपको सिंपल ए निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था उसी तरीके से आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड निकालना है एक। तो मॉड्यूलस ऑफ ए या जिसे आप सिंपली ए लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, अभी हमने देखा। अब इस इक्वेशन में ax जो है वो 3 है, ay जो है वो -5 है और az जो है वो 2 है, ठीक है। अब आपको इन सब की वैल्यू यहाँ रख देनी है, ax का 3 का स्क्वायर प्लस ay का -5 का स्क्वायर प्लस az का 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 25 -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, साइन के साथ लेंगे आप ax ay az, तो ये -5 होगा, तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका √30, ठीक है। तो a का मैग्नीट्यूड आपका ये आ गया, ठीक है। आप इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो फॉर्मूला है वो है आपका ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, चाहे आप ये लिख लीजिए। वेक्टर ए कितना है 3i माइनस 5j प्लस 2k अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए कितना है आपका अंडर द रूट 30, तो ये आपकी ए कैप की वैल्यू आ गई, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो है ए कैप की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई है, ए कैप बराबर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर द रूट 38, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले आपको जो है ए का मॉड निकालना है, यानी ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। आप फॉर्मूले में रखेंगे, ऊपर वेक्टर ए लिख देंगे, आपके पास ए क्या आ जाए, ठीक है। आप इसको नोट करें। अब हम चलते हैं अगले तरीके के वेक्टर की तरफ, जो है आपका इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश। अब जब हम इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं तो आप नाम से समझ सकते हैं, इक्वल यानी बराबर। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर जो वेक्टर्स होंगे, जो आपके पास दो सदिश होंगे, इनका दोनों का मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन दोनों बराबर हो, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी एक हो। नॉर्मली इक्वल वेक्टर्स आपके या तो कोलिनियर हो सकते हैं, यानी जो एक ही लाइन में हो, या फिर कोप्लेनर हो सकते हैं, ठीक है। और कोप्लेनर में भी जो पैरेलल हो, जो समानांतर। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी। अब अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर को हम मोस्टली एरो से दर्शाते हैं, और जो इसकी लंबाई है वो क्या दर्शाती है, मैग्नीट्यूड को दर्शाती है। और जो एरो है, एरो की जो दिशा होती है ये डायरेक्शन को दर्शाती है। अब यहाँ पर हमारे पास ए और बी दो वेक्टर है, ठीक है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। मान लीजिए ए और बी जो वेक्टर है, इन दोनों, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो -5 न्यूटन है, और जो बी वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड -5 न्यूटन है। तो आप देख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी दोनों का वैल्यू कितना है, 5। तो मैग्नीट्यूड बराबर है। साथ ही साथ दोनों माइनस में है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है क्योंकि दोनों नेगेटिव में है, और दोनों की यूनिट भी सेम है, यानी दोनों का नेचर भी सेम है। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों क्या है, आपके जो वेक्टर्स हैं वो इक्वल वेक्टर। अगर इसकी जगह हमारे पास मान लीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है -2 न्यूटन, दूसरे का है 4 न्यूटन जो कि प्लस में है। अब आप इन दोनों वेक्टर में ये देख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, यानी एक का तो 2 है, दूसरे का 4 है। साथ ही साथ दोनों की दिशा भी अलग है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। दोनों का नेचर तो सेम है, लेकिन ये दोनों आपके इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम नहीं है, एक नहीं है, ठीक है। तो ये आपके इक्वल वेक्टर नहीं है। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास दो जो है वेक्टर्स है, ठीक है। एक 5 न्यूटन का है, ठीक है, और दूसरा आपका है 2 न्यूटन का। अब इस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। क्यों है, क्योंकि एक 5 है और एक 2 है, दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, तो इसलिए ये भी आपके इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। और इसी तरीके से अगर हम इसके नेचर में चेंजेस कर दे, ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि मान लीजिए एक वेक्टर जो है वो -5 न्यूटन का है और दूसरा भी आपका -5 का है, लेकिन ये जो है आपका मीटर पर सेकंड में है, तो ये दोनों भी आपके इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट में चेंजेस, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर या समान सदिश वह सदिश है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। इक्वल वेक्टर्स आर डिफाइंड एज 2 or more vectors that have same magnitude and the same direction। यानी इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश क्या होते हैं, समान सदिशों को 2 या 2 से अधिक सदिशों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका परिमाण और दिशा समान होती है। This implies that vector A is said to be an equal vector to vector B if they have same length and are pointing in same direction। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ये दोनों समान सदिश होंगे। कब होंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, जैसे यहाँ पे है दोनों का मैग्नीट्यूड 5 है, साथ ही साथ दोनों की दिशा बराबर होगी या सेम डायरेक्शन में होगी, यानी दोनों कैसे है, नेगेटिव। वेक्टर विद इक्वल कोऑर्डिनेट विद सेम साइन आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। यानी वह सदिश जिनके कोऑर्डिनेट्स बराबर होते हैं, साथ ही साथ इनके साइन भी अगर बराबर होते हैं, तो ऐसे सदिशों को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। Hence we can say that equal vectors are parallel vectors, but parallel vectors may not be equal।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, पैरेलल वेक्टर जरूरी नहीं है वो इक्वल वेक्टर हो, पर इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं दोनों की दिशा सेम हो। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो आपके इक्वल वेक्टर हैं ये पैरेलल हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पैरेलल वेक्टर्स है सारे के सारे इक्वल हो, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपके जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं ये पैरेलल होते हैं। समान सदिशों को दो या दो से अधिक सदिशों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका परिमाण और दिशा समान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि वेक्टर ए को वेक्टर बी के बराबर वेक्टर कहा जाता है यदि उनकी लंबाई समान है और वे एक ही दिशा में इंगित कर रहे हैं। समान निर्देशांक समान चिन्ह वाले सदिशों के समान सदिश कहा जाता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि समान सदिश समानांतर सदिश होते हैं, लेकिन समानांतर सदिश समान सदिश नहीं हो, ठीक है। तो ये आपके इक्वल वेक्टर्स होते हैं और आपको ध्यान रखना है कि ये आपके इक्वल वेक्टर जो है वो पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल। अब हम चलते हैं अगले वेक्टर की ओर जो है आपका जीरो वेक्टर यानी शून्य वेक्टर। अब जैसे कि आप यहाँ पे जीरो से समझ सकते हैं, शून्य से समझ सकते हैं कि ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड नल यानी जीरो होगा, ठीक है, पर इनकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, और ये जो डायरेक्शन है ये आर्बिट्रेरी हो सकती है। अब यहाँ पे a vector has zero magnitude, arbitrary direction is called a null vector। तो एक क्या होता है कि वह वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। द जीरो वेक्टर इज अ यूनिक, ये क्या है, एक यूनिक वेक्टर है। अ पॉइंट हैव नो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक पॉइंट को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर को हम एक एरो से शो करते हैं और इसमें जो उसकी लेंथ होती है उसके मैग्नीट्यूड को यानी इसका जो परिमाण है उसे दर्शाता। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो वेक्टर है वो क्या है, जीरो वेक्टर, यानी इसका परिमाण तो है नहीं। तो बेसिकली एक पॉइंट को यानी एक बिंदु को शो करता है जो कि किसी तरफ पॉइंट करे, कोई भी डायरेक्शन में, किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में जो है पॉइंट करे। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। अब इसके तरीके से अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, जैसे कि अभी हमने बात करी थी, तो यूनिट वेक्टर इकाई सदिश जब हम बोल रहे थे तो हमने क्या कहा था, इकाई सदिश वह सदिश होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। शून्य परिमाण वाले वेक्टर को शून्य वेक्टर कहा जाता है। शून्य वेक्टर अद्वितीय है। उदाहरण के लिए एक बिंदु का कोई परिमाण नहीं होता है और एक मनमानी दिशा होती है, यानी इसका कोई ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो इकाई वेक्टर इकाई लंबाई का एक वेक्टर है। इफ u is a vector unit vector then it is denoted by u cap, ठीक है, और u cap बराबर 1 होता है। अब इसी तरीके से जैसे हमने बात करी थी यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर यू कैप है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, जैसे हमने अभी बात की। और हमारे पास कोई भी इक्वेशन है वो यूनिट वेक्टर कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। तो बेसिकली जीरो वेक्टर यानी शून्य वेक्टर क्या होते हैं, शून्य वेक्टर बेसिकली वो वेक्टर है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, जैसे कि आपका एक पॉइंट, ठीक है। आप इसको नोट। तो बच्चों आज हमने जो आपके वेक्टर्स के कुछ टाइप डिस्कस किए, आई होप आपको ये टाइप समझ में आए होंगे। इनके बेस में हमने 2 न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुए होंगे। आपको क्या करना है, अपने टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं
उन्हें करने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।